अभिवादन सत्कार करिए हरबंश नागोके का इस सीधे प्रसारण में। साथ ही साथ मेरे बड़े भाई समान शेख कयूम का भी अभिवादन सत्कार करिए। मुझसे ज्यादा वरिष्ठ पत्रकार हैं, IANS से पिछले 4 दशकों से जम्मू कश्मीर में पत्रकारिता कर रहे हैं और बेस कश्मीर में है, मगर जब भी कोई घटना जम्मू कश्मीर में होती है वो कवरेज करने आती है और मेरा सौभाग्य होता है कि शेख कयूम के साथ मैं भी कवरेज के लिए जाता हूं। और जब मैं प्रिंट मीडिया में था, शेख कयूम IANS में जो काम करते थे, कभी भी उनके जो लिख के भेजते थे हमारा डेस्क कभी चेंज नहीं करता था। शेख कयूम साहब, आपका स्वागत है, वेलकम है। एक लंबा तजर्बा शेख कयूम, आप राजनीतिक का है, थैंक यू सर, और पॉलिटिशियंस को बेहतर जानते हैं, आप कश्मीर की रग रग से वाकिफ हैं और मुझे बड़ा अभिमान होता है कोई भी जब शेख कयूम कश्मीर की कवरेज आता है तो वो जरूर कहता है कि भाई शेख कयूम से जरूर मिलना। और गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में जो आपका वहां पर घर है आपका, और वो बिल्कुल ऐसे स्थान पर है, वो धरती का स्वर्ग डबल होता है। तो ये मेरे लिए अभिमान की बात है। बहुत सी रातें, बहुत से दिन आपके पास मैंने बिताए, थैंक यू वेरी मच। आज आपके सामने हुआ, आपने खुद प्रत्यक्ष गवाह थे, जो आज एक नया और इतिहास बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने गठबंधन करके 90 विधानसभा की सीटों में 3 चरणों में चुनाव है। पहले आपकी प्रतिक्रिया शेख कयूम साहब मैं लेना चाहूंगा, आपका ओपनिंग रिमार्क्स, ये जो इस वक्त ये गठबंधन इनका हुआ है, ये क्या रंग लाएगा इस चुनाव में? देखिए, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक गठबंधन है ये बीजेपी के खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गठबंधन हुआ है बीजेपी को पावर से बाहर रखने के लिए। जैसे इंडिया ब्लॉक बना था ऑल इंडिया लेवल पे, यहाँ पे अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रीपोल अलायंस कर दिए। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहले कहा था हमने कोई प्रीपोल अलायंस नहीं करनी है, और उसके बाद फाइनली उनको भी प्रीपोल अलायंस पर ही चलना पड़ा। और आज जो उनका वार्तालाप हुआ राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, और उनका बेटा उमर अब्दुल्ला भी वहां था। देखिए, एक बात मैं बता दूं, जहां तक हमारे सूत्रों का मानना है, वो कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला किसी भी प्रीपोल अलायंस के खिलाफ थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि वादी में कांग्रेस ने बहुत कम फुटप्रिंट है उनका। तो कांग्रेस में जो सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को देती है वादी में, वो तो गिफ्ट है, वो उनका गिफ्ट है। और इसीलिए सुनने में यह आया है कि उन्होंने अब डूरू की एक सीट यहां कंसीड की है, ये कांग्रेस को दे देंगे। और देखिए, अगर वो दूसरी सीट बोलते हैं हम बानिहाल देंगे, तो वो वादी की सीट नहीं है, वो तो जम्मू डिवीजन की सीट है। तो ले दे के मान लें कि इस गठबंधन में पलड़ा बारी रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि वादी में जो 47 सीट्स हैं वो सब की सब नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है, मां सिवाय 1 के या 2 के। तो जम्मू में जो मुस्लिम बेल्ट है वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी साख्त है, वहां कांग्रेस की वजह से वो कोई सीट नहीं जीतेंगे। हो सकता है कि हिंदू बेल्ट में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट से कोई सीट और ले आए। सो ये है कि तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। तो दोनों की मजबूरी भी है, और दोनों का अब ये बोलते हैं कि देखो जी, ये हमने ये लाइक माइंडेड और ये बिल्कुल जो 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 उसूल परस्तु। देखिए, सियासत में कितने उसूल होते हैं आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ कल के दुश्मन आज के भाई होते हैं, और आज के दुश्मन कल के साले बन जाते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, किस तरह एक दूसरे को ये कितना एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, और उसके बाद गले मिलके कहते हैं कि ये जी घर वापसी होगी। सो पॉलिटिक्स में एनीथिंग इज पॉसिबल। और ये जो बात हुई, ये तो ऑलरेडी पता ही थी कि ऐसा ही होगा। देखिए, कांग्रेस मुस्लिम बेल्ट्स में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ती है तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में, हिंदू वोट भी बढ़ जाएगा। उसका मतलब है दोनों मुंह की खाएंगे। तो इन्होंने अपने हिसाब से, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से ठीक ही किया। अब देखिए, राजौरी, पुंछ, डोडा, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो मुस्लिम मेजॉरिटी सीटें हैं, उसमें अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का डायरेक्ट मुकाबला होता है तो दोनों को नुकसान होता है।
और अब ये कंसोलिडेट करके उम्मीद लगा रहे हैं कि ये मतलब वो सीटें ये ले जाएंगे। मगर मेरा अभी भी मानना है कि जितना पलड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादी में बारी है, उतना ही जम्मू में बीजेपी का है। तो मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी बिल्कुल उखड़ जाएगी जम्मू से, मेरा मानना ये नहीं है। हो सकता है कि उनका नंबर कम हो जाए, मगर ये मान के चलना कि अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको वाइप आउट करेगी, वैसा नहीं होगा। और गवर्नमेंट यहां एक पार्टी की अब बनने से रही। गवर्नमेंट अब जो भी होगी वो कोलिशन की होगी, वो मजबूरी की होगी। और कोई बात असंभव नहीं है कि कौन किसके साथ लास्ट पे गठजोड़ कर देता है। यहां तो आपको याद है जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बीजेपी के साथ गठजोड़ किया था, उसने बोला था इट इज द मीटिंग ऑफ द नॉर्थ एंड द साउथ। साउथ पोल, बिल्कुल। वो नॉर्थ एंड साउथ मिले और 2 साल से ज्यादा नहीं चल सके, फिर अलग हो गए। सो पावर में आने के लिए कोई भी किसी के साथ गठबंधन कर सकता है, और बाद में वो बोलता है ये उसूलों के लिए मैंने किया। उसूल होते नहीं शायद, जहां तक मेरे 40 साल का तजुर्बा है। सियासत का उसूल सिर्फ ये है कि किसी तरह सत्ता में आओ। शेख कयूम साहब, 2 चीजें शेख कयूम बड़ी आपसे नॉलेज लेकर दर्शकों को देना चाहता हूं। एक तो ये जो अभी तक जो भी आया है सामने घोषणा पत्र, एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आया है मेन जो है, बाकी अपनी पार्टी ने भी दिया है। अब जो घोषणा पत्र में कुछ ऐसी बातें हैं, वो लगता है कि जस्ट की गालिब दिल को तसल्ली देने के लिए ये ख्याल अच्छा है, बिजली थोड़ी सी मुफ्त कर देंगे, बाकी कर देंगे। देखिए मेरी आरत सुने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा है रेस्टोरेशन ऑफ 370। एग्जैक्टली, यस। वो कौन रेस्टोर करेगा ये आपको भी पता है, मुझको भी पता है। स्टेटहुड जब सेंटर देगा तो मिलेगा, नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। आप चाहे रोते रहो कितने साल रो, ये काम सेंटर ने करना है। उसके बाद उसमें लिखा हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच डायलॉग एनकरेज करेंगे। यार भाजपा ने जाके कब उनसे डायलॉग करना है, ये मेरी समझ में नहीं आया। आपने मोदी को दिल्ली से हटाना है अगर आपने पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी है। सो ये ख्वाब हैं दीवाने के। और लोगों में देखिए, जो पॉलिटिक्स होती है ये सपनों के सौदागरों का काम है। अब देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला हम 200 यूनिट हर महीने फ्री देंगे। अपनी पार्टी आ गई, नहीं मैं 500 यूनिट और आगे बिल्कुल। मैं 500। यार कौन किसको क्या फ्री देता है? हमने पिछले 70 साल यहाँ क्या फ्री लिया है राशन के बगैर? और वो भी जब दिल्ली ने दिया तब मिला। हमारे अपने तो खाने के लिए भी बराबरी नहीं है। अब हम बोलते हैं कि जो जी पावर प्रोजेक्ट है वो हम एनएचपीसी से वापस लेंगे। ठीक है, उस वक्त हम वो पावर प्रोजेक्ट बना नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो एनएचपीसी के पांव पकड़ के हमने बोला मेहरबानी करके आओ, पावर प्रोजेक्ट बनाओ और हमको भी कुछ दे दो। और मुझे अभी भी नहीं लगता है कि हमारे पास उतने पैसे हैं कि हम एनएचपीसी से सलाल और वगैरह वगैरह वापस ले लें। ये ख्वाब है दीवाने का, और मुझे नहीं लगता लोग मैनिफेस्टो पढ़ के वोट देते हैं। देखिए इस बारे में मैं आपको बोलूंगा, जो इंजीनियर रशीद ने उमरुल्लाह और सजाद लोन को हराया, उसका मैनिफेस्टो पता है आपको क्या था? जो अवामी एहतियात पार्टी थी उसका मैनिफेस्टो सिर्फ एक ही था, हमको वोट दो और इंजीनियर रशीद जेल से छूटेगा। इंजीनियर को बाहर लाओ, बिल्कुल। उन्होंने अपने कैंडिडेट आज के अनाउंस किए हैं, बिल्कुल। नहीं नाउ वो डिफरेंट है, उनने आज नाउ कैंडिडेट। मेरे कहने का मतलब है कि उमरुल्लाह का इतना बड़ा पार्टी, इतना बड़ा मैनिफेस्टो, सजाद लोन का इतना बड़ा सपोर्ट, इतनी बड़ी लंबी पार्टी, और किसने हरा दिया? इंजीनियर रशीद का मैनिफेस्टो ही नहीं था। उसने सिर्फ बोला कि उसके बेटे ने बोला मेरे बाप को वोट दो और जेल से निकालो। सो वोट यहाँ लोग इमोशन पे देते हैं, मैनिफेस्टो पढ़ के कोई नहीं देता। क्योंकि आप और मुझसे ज्यादा वोटर जानता है कि मैनिफेस्टो में कितना अचीव हो सकता है, कितना नहीं हो सकता। कयूम साहब, निश्चित तौर पर जैसे तुम्हारी भी जय जय, मेरी भी जय जय, ना तुम्हारे ना मेरे, आपने बड़ी अच्छी बात कही। जो यहाँ पर पोजीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की नजर आती है, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने कुछ जगह राजनीतिक शॉट मारे, बड़े जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक मारा। उन्होंने कुछ दिन पहले चुनाव की घोषणा से पहले, तब को ये पता नहीं था कि शेख कयूम साहब चुनाव यहाँ होंगे कि नहीं होंगे, ये बिलियन क्वेश्चन नजर आ रहा था। सबसे पहले जम्मू में शॉट उन्होंने मारा, गुड़ा सलाथियां
विजयपुर विधानसभा की सीट में, जो किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है, और जब शेख साहब जेल से बाहर आए थे तब भी वो वहां गए थे और लगातार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मादरे मेहरबान ये जाते रहे, क्योंकि वहां पर सुरजीत सिंह सलाथिया थे। उसका आज भी अच्छा प्रभाव था, चाहे वो बीजेपी में आ गया। मगर शेख कयूम में हैरानगी की बात हुई जब वो गुड़ा सलाथिया गए। गुड़ा सलाथिया आप जानते हैं, कई बार आप गए हैं। आई रिमेंबर व्हेन यू आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फादर इन जम्मू कश्मीर पुलिस में टॉप में थे, आप छोटे होते थे, आपने गुड़ा सलाथिया देखा, वहां शिकार भी तब करते रहे हैं, और दैट इज ऑल राजपूत डोमिनेशन। वहां पर उमर अब्दुल्ला का बहुत बड़ी जनसभा करना कुछ बता रहा है। इसके बाद वो जाते हैं कठुआ। कठुआ इज अ रिजर्व सीट, वहां भी उसने अच्छी खासी अपनी पैठ जमाई है। और ये भी बात तय है, कई ऐसे स्थान हैं आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रभुत्व है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अब बाद में कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सोचे कि हम तो अगर इतनी सीटें कश्मीर में लेते थे, कुछ वहां भी ले जाते, तो क्या उन्हें गठबंधन में ये तो नहीं लगे हमने गठबंधन करके गलत कर लिया? देखिए, ये बहुत सोच समझ के इनने गठबंधन किया है। और जो आप बोल रहे हैं उमर साहब का घोड़ा सलाथिया में जो जलसा हुआ, लोग जलसे में आए, ये जरूरी नहीं कि वो आपको वोट देंगे। वोट डाले जी, लोग उमर साहब को देखने भी आ सकते हैं। फारूक साहब जहां जाते हैं वहां मजमुआ जमा हो जाता है, मगर ये जरूरी नहीं है कि सब फारूक साहब के वोटर जाते हैं वहां। अब देखिए, जो हमारा वोटर है, जो इंडियन वोटर है, ये बहुत इंटेलिजेंट है। ये हर जलसे में जाके करता वही है, अंदर जाके बटन वही दबाता है जहां इसका मन बोलता है। सो आपके कितने लोग जलसे में आते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके बाद आप वो सब कन्वर्ट वोट में होगा। मुझे तो मेरा मानना यह है कि जो भी हिंदू डोमिनेटेड सीट्स हैं जम्मू में हैं, वहां पे डायरेक्ट मुकाबला होगा बीजेपी और कांग्रेस का। इट्स एज सिंपल एज दैट, जैसा कि जम्मू और उधमपुर कठुआ पार्लियामेंट सीट में हुआ था। देखिए, जीएम सरूरी वहां पे थे। जीएम सरूरी साहब ने आजाद साहब की डीपीएपी पे लड़ा, तो क्या किया? कुछ नहीं किया। हम कह रहे थे मुस्लिम वोट आएगा, कोई नहीं आया, और मुस्लिम वोट वहां कांग्रेस को गया उस वक्त। सो वोटर इज वेरी इंटेलिजेंट। ये समझ लेना कि वो हरबंस जी के जलसे में आया और हरबंस जी ये इस बात को लेके फार्म भरेंगे तो हो सकता है उनकी जमानत भी जब्त हो जाए। आपने देखा पिछली बार एक इलेक्शन आपने और मैंने इकट्ठे कवर किया था जी, और जब हम बॉर्डर पे जाते थे, लोगों को यह भी पता नहीं था कि भाजपा का कैंडिडेट कौन है। जब मैंने उनसे पूछा, आपने उनसे पूछा वोट किसको दोगे, वो कह रहे थे वोट उसको देंगे जो पार से गोलाबारी बंद करवाएगा। सो दैट वाज क्लियरली इंडिकेशन वो मोदी जी को वोट दे रहे थे। सो वोटर क्या करेगा ये अंदर जाके पता चलता है। बाहर देखिए, ये ओपिनियन पोल हमारे गलत क्यों हो जाते हैं? जो पिछली बार इतना बड़ा झटका लगा ना इनको, जो एग्जिट पोल हुए, वो क्यों लगा झटका? वो ऐसे नहीं था कि उन्होंने साइंटिफिकली कैलकुलेट नहीं किया था, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। मगर ये जो वोटर है ये सच नहीं बोलता। ये अंदर किसी को वोट देके बाहर बोलता है मैंने तुझे वोट दे दिया। अब देखिए, यहाँ पे एक मशहूर बात है, एक पार्टी ने, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उन बेचारों ने पैसा भी दिया, पैर भी पकड़े, तरले भी किए, कहते हैं वोटरों ने पैसे भी पकड़े और वोट जाके किसी और को दे दिया। सो इंडियन वोटर बहुत इंटेलिजेंट है और स्टेट का वोटर वही करेगा जो उसको स्टेट के हित में लगता होगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसको ये ख्याल नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है कि जो जेएंडके का वोटर है उसको ये ख्याल नहीं है कि जो सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, टूरिज्म है, एजुकेशन है, ये कायम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो फिर वोट इसलिए देगा कि ताकि फिर यहाँ अफरा तफरी हो जाए। सो वो बहुत सोच के वोट देगा। और ये बात तो जरूरी है कि कोई भी स्टेट हो या कोई भी यूनियन टेरिटरी हो, लोग तो वहां चाहेंगे कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार हो, चाहे वो निकम्मी हो चाहे वो काबिल हो। कहते हैं द वर्स्ट डिक्टेटरशिप, द बेस्ट डिक्टेटरशिप इज नॉट एज गुड एज द वर्स्ट डेमोक्रेसी। सो बुरी से बुरी डेमोक्रेसी अच्छी से अच्छी डिक्टेटरशिप से बेटर होती है। सो इसलिए लोग अपनी गवर्नमेंट बना के फिर एक तजुर्बा कर लेंगे, देखेंगे क्या होता है, उनके काम होते नहीं होते हैं, अफसर उनका मानते नहीं मानते हैं। सो 10 साल से यहाँ कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और लोगों में भी
एक भावना है इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्ट करने की, और वो करेंगे। करेंगे। और ये कोई नहीं इस वक्त कह सकता कि बस ये आपको ए को वोट देंगे, बी को देंगे। ये वोटर कभी बहुत सरप्राइज कर सकता है। शेख कयूम, अभी भी बात चल रही है, पहले भी चलती थी, मोदी है तो मुमकिन है। जो कुछ खबरें आ रही हैं इस बार भाजपा, और ये बात हकीकत सभी मानते हैं, ये बात मानी भी गई कि जो भाजपा के पास कैडर है बीजेपी के पास, वो किसी भी राजनीतिक और दल के पास नहीं है। और खबर यह है कि पूरी, आप कह लीजिए कि केंद्र सरकार के मंत्री बहुत से सारे ही जम्मू कश्मीर में तैयारियां कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मात देने वाले कम से कम कहते 30-40 गाड़ियां आ रही हैं, अलग अलग फ्लैक्सेस लग रही हैं, और मोदी है और वो लगातार आएगा। और इन्होंने बहुत सोच के, जिस तरीके से दोबारा पिछली बार राम माधव तो उन्हें फिर लाया है, तो बहुत सोच समझ के लाया है। ये आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू में तो निश्चित तौर पर मोदी है तो मुमकिन है का कार्ड चलेगा, मगर क्या मोदी है तो मुमकिन का कार्ड थोड़ा बहुत कश्मीर घाटी में चल सकेगा? देखिए, यहाँ पे जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं J&K के रविंदर रैना ने बोला है कि हम कोई 8-10 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी सपोर्ट करेंगे। सो उस हिसाब से वो कार्ड चलेगा अगर ये अच्छे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें। ए टीम, बी टीम, सी टीम नहीं चलती। देखिए, वो तजुर्बा कर लिया है, वो तजुर्बा नहीं चलेगा। यहाँ पे एक कैंडिडेट को, उसको एक कैंडिडेट मान के आप वोट, अगर ये सपोर्ट करेंगे, लोग वोट दे सकते हैं। ये प्रॉक्सियां नहीं चलेंगी, न नेशनल की चलेंगी, न कांग्रेस की चलेंगी, न भाजपा की चलेंगी। डायरेक्ट मैदान में आ जाए, चांस है। देखिए, आप कहते हैं, ये देखिए ना, वो आप लंगड़े घोड़ों को खड़ा करके उससे कुछ नहीं होता। अगर आप में हिम्मत है, खुद आके लड़े। और भाजपा एक पार्टी है, नेशनल पार्टी है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो 50 सीटों पे उठ के उसमें से 49 जीत जाए। अगर वादी में बीजेपी के 5 सीटें, 6 सीटें भी जीत जाए, मैं उसको बहुत बड़ा कारनामा मानूंगा, मगर खुद आके लड़े। ऐसे में देखिए ना, ये एक शाइंग अवे हो जाता है। देखो जी, हम नहीं कोई कैंडिडेट उठा सके पार्लियामेंट में, ये कोई अच्छी मैसेज तो नहीं गई ना बाहर कि कैंडिडेट भी नहीं मिला 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। अब अगर हारना ही था तो कैंडिडेट उठा के हारना था, क्या प्रॉब्लम थी? जो अपनी पार्टी हार गई, सजाद लोन हार गया, वहां अगर भाजपा का कैंडिडेट हार जाता तो क्या फर्क पड़ता? क्योंकि इस तरह भी लोगों ने बोला ये जी उनकी बी टीम है। सो बेटर इज खुद आके सामने लड़े, उसमें चांस है। देखिए, मोदी जी आके अपने लिए वोट मांगेंगे, वो अलग बात है। वो किसी और के लिए मांगेंगे वोट, वो अलग बात होती है। सो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अगर ये शख्सी तौर, इंडिविजुअली सपोर्ट करेंगे, चांस बनता है। खुद उठेंगे तो वो एटलीस्ट मर्दों की लड़ाई है। ऐसे वो चोरी छुपे सपोर्ट करने से कोई नहीं जीतता, और मुझे लगता है उससे उनको डैमेज ही हो गया। अब देखिए, एक आदमी खड़ा है और उसको तो लोगों ने बोला ये तो मुकट्ठा है, ये तो मुकट्ठा है, ये कुछ नहीं है, इज जस्ट ए मास्क। पिछले लड़ने वाला कोई और है, और जो पिछले लड़ाने वाला था वो सामने आया ही नहीं। सो ये ऐसे नहीं चलेगा। सीधा आके डायरेक्टली लड़े, चाहे 150 सीटों में से 5 ही ले जाएं, वो ही कारनामा है। जो अमित शाह जी ने कहा कि वादी में वक्त पर कमल खिलेगा। देखिए, पार्लियामेंट भी नहीं खिला, असेंबली में तो कम से कम थोड़ा बहुत खिलना चाहिए ना वादी में। सो वो चांस इनको लेना है। ऐसे नहीं कर सकते कि हमको जी कैंडिडेट ही नहीं मिला। नो, दे मस्ट फाइट। वो जीत हार बाद में लोगों के हाथ में है। एटलीस्ट आपने कोशिश तो की। पिछली बार आपने बोला हमारे पास कैंडिडेट ही नहीं है, मतलब ये साबित ही हो गया आपने कैंडिडेट ही नहीं उठाए। तो लोगों ने, अच्छा देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो भी सपोर्टर थे पुंछ राजौरी में डायरेक्ट बीजेपी के, उन्होंने वोट नहीं दिया प्रॉक्सी कैंडिडेट, नहीं दिया। उन्होंने बोला जब भाजपा खुद भाजपा खुद लड़ेगी उस वक्त देखा जाएगा। देखिए ना, हरबंस जी के साथ मेरे ताल्लुकात और हैं। हरबंस जी आगे सामने बंटी को कर दे, मैंने 10 दफा सोचूंगा मैं बंटी को सपोर्ट करूं कि नहीं करूं। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू कैच द बुल बाय द हॉर्न। खुद आके लड़े, नेशनल पार्टी है और हार जीत होती रहती है, क्या फर्क पड़ता है उससे।
मगर एक छवि तो, एक स्टैंप तो लग जाएगा ना कि हम उठे। मतलब उठने के बगैर ही हार जाना, तो वो तो दैट इज एक्सेप्टिंग डिफीट। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप वो कैंडिडेट उठाएं या कुछ, आप अपना मेहनत करें, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अनथिमा यहाँ कोई नहीं। एक जमाना यहाँ था, कहते थे कांग्रेस को जो कांग्रेसी होगा उसके मुर्दे को कोई दफन नहीं करेगा। तो आज देखें भाजपा के झंडे लेके किस तरह बहुत से कश्मीरी फिर रहे हैं। तो वो स्टेज खत्म हो गया। अब जो नेशनल पार्टी है वो यहां भी एग्जिस्ट करती है, जहां पे जब बीजेपी के जलसे होते हैं उसमें भी लोग होते हैं। ये डिफरेंट है बाद में वो वोट कितने ला सकते हैं, मगर प्रेजेंस तो है। एक दफा तो यहाँ एक आदमी नहीं मिलता था कांग्रेस को आगे करने के लिए। सो देयर इज ऑलवेज ए चांस टू विन इफ यू फाइट। जब आप लड़ेंगे नहीं तो फाइट कैसे होगी? तो मैदान खुला छोड़ के सियासत नहीं होती। और अगर ये जम्मू पे डिपेंड करें, देखिए जम्मू में टोटल देयर आर 43 सीट्स, वैली हैज 47 सीट्स। 47 अगर आप पहले ही छोड़ देते हैं तो 43 में से आपको 45 किस तरह आएंगे, जरा मुझे बोले। 45 इज सिंपल मेजॉरिटी 90 में। अगर आप 43 लड़ेंगे तो 45 कहां से आएंगे? सो जब लड़ाई करनी है वो जम के करनी है। और ये कोई जरूरी नहीं कि बाद में भाजपा जीते। एक बात तो हो सकती है ना, हम कह सकते हैं उनने कैंडिडेट उठाए, उनको कैंडिडेट मिले और उनको वोट पड़े। और उनका यहाँ पे फुटहोल्ड करना भी बहुत बड़ी बात होगी। अगर वो आके एक जलसा कर लेते हैं, उनके कैंडिडेट कैन वो वोट मांगने जाते हैं, दैट इज अ बिग थिंग। शेख कयूम साहब, इतना बहुत तजर्बा आपने दिया, आखिर में आपका जो असीम अनुभव है, एक वादी कश्मीर के हर पल को आपने देखा है, हर यातना को भी सहा है। अगर जब यहाँ पर देश में एक विधान एक संविधान बनाने के लिए 317 को हटाया गया, आप भी घरों में बंद रहे, परेशानी रही, और जबकि सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवारजनों को, क्योंकि बेटी शी इज सच एन ए प्रोफेसर, इतनी छोटी एज में उनको प्रोफेसर बनना, वो भी बहुत सी परेशानियां आपको रही। अब उस हालात से निकले हैं, आखिर में आपका एक तजर्बा लेना चाहूंगा कि अब इस चुनाव के बाद क्या जम्मू कश्मीर में एक नई बहार आएगी? जम्मू कश्मीर में और उत्थान होगा और प्रोग्रेस होगी, और जो भी मिलिटेंसी चल रही है चलती ही रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान पड़ोसी बदले नहीं जाते, ना ही पाकिस्तान से कोई बात करेगा। हमारे दर्शक सभी सीधे प्रसारण में, जी आखिर में आपका ये देखिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम यहाँ अपने बलबूते पे अमन कायम करें। वो किसी से हम कहें कि तू यार हमको छेड़ना बंद कर दे, वो नहीं होता काम मुल्कों का। अपने बलबूते पे अमन कायम करें, और बाद में हमसाये के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पड़ते हैं, ये बहुत जरूरी है। मगर हमसाये को जाके हम ये कहें यार तुम हमको अमन से रहने दो, वो तो भीख मांगना हुआ ना कि भाई तू कुछ कर ले, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। सो हमने अपनी जंग जो है वो खुद लड़नी होगी। और देखिए जब यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, सेंटर के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन रहनी चाहिए, उनके ताल्लुकात अच्छे रहने चाहिए, अच्छे दिन आएंगे। मगर अगर वो उसके बाद दिल्ली के लिए सिर्फ प्रॉब्लम में खड़ा करने की कोशिश करें तो उससे अच्छे दिन नहीं आएंगे, उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए आप नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है पहला रेजोल्यूशन हम यहाँ यही करेंगे कि भाई हमको 370 वापस दे दो। बाबा 370 आपको पार्लियामेंट के बगैर कोई नहीं वापस दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठप्पा लगाया। उसके बाद जो आपने रिव्यू पिटीशन किया वो रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब कहां जाके 370 लाओगे? 370 अगर देना है वो पार्लियामेंट ने देना है, वो J&K असेंबली नहीं ना दे सकती। अगर आपके ताल्लुकात दिल्ली के साथ बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे संबंध रहते हैं, स्टेटहुड भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, प्रोग्रेस भी मिलेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस भी मिलेंगे। और अगर पहले दिन से ही आप स्टार्ट कर दें नहीं यार 370 नहीं दोगे हम आगे नहीं चलेंगे, फिर बवाल हो जाएगा। दिल्ली ने भी बहुत सोच समझ के यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट बने उसके साथ ताल्लुकात अच्छे रखने, और यहाँ जो भी गवर्नमेंट बने उसको ये सोच के चलना है कि हमने हाथ मिला के दिल्ली से काम करना है। दिल्ली से लड़के कुछ नहीं होगा, हमने देख लिया 70 साल लड़के।
शेख कयूम साहब, यू आर अ सन ऑफ द सॉइल। वादी कश्मीर में अभी भी सब कुछ देख रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मेरे पास ये बात की गारंटी आपके पास भी है कि हमारा जो भी संबंधित विभाग है, जो सारा मॉनिटर करता, अगर कोई देशद्रोह की बात करता है उसको फौरन अंदर भी करते हैं। और आप जैसे बहुत ही अनुभवी पत्रकार सच्ची बात करते हैं, चाहे वो सरकार के हक में हो या खिलाफ हो, सरकार उस पर अमल करती है। आपकी बातों को वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ द प्रूफ। आशा है जो आपने बहुत अनुभव की बातें की हैं वो सरकार देखेगी, उसको मानेगी, और जो पार्टी है सारे वो ऐसा काम करेंगे कि हमारे 10 साल हमने जो जिस संताप में झेले, परेशानी, एक डेमोक्रेटिक सेटअप होगा। चलते चलते शेख साहब, मैं आपसे एक कयूम साहब बात शेयर करूं। हालांकि आपको याद होगा जब इलेक्शन अनाउंसमेंट होने वाले थे, लॉट ऑफ जगह सरप्राइज था। उसी में एक बात हमारे चुनाव आयोग के सर्वोसरा ने कही थी कि हमको गलती नहीं करेंगी डेटों पर। ये खुद कहा था, आपको याद होगा राजीव जी ने, कि हम जो डेटें दे रहे हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज। मगर कयूम साहब, चूंकि दिस इज ए ब्रेकिंग न्यूज विद मी, जस्ट बैठे बैठे जब आता मुझे मैसेज आ गया, चुनाव आयोग ये गलती कर गया है। पहले जो फर्स्ट का चुनाव है सर, 25 और 26 दो छुट्टियां हैं। लास्ट जो नॉमिनेशन है ये 25-26 दो छुट्टियां, एक जन्माष्टमी है, अगला संडे है। और तभी कयूम साहब यहाँ पर फर्स्ट में पंगा आ जाएगा। आशा है ये जो गलती की है, अब मीडिया में बात आ गई है, आपके माध्यम से आई और सीनियर जर्नलिस्ट और भी इस बात को उठाएंगे, और लगता है कईयों ने कह दिया कि सब चुनाव आयोग को ये डेटें बदली है थोड़ी सी, 25-26 को छुट्टी है तो फिर डेट आगे पीछे थोड़ी बहुत फर्स्ट फेज में करनी पड़ेगी। सर थैंक यू वेरी मच। और मुझे आशा है आपका यही ब्लेसिंग तभी मीडिया में मिलता रहेगा। आपकी ज्ञानवर्धक बातें जो मिली हैं उसको सभी को लाभ होगा। शेख कयूम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी